टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के आंसर राइटिंग वीडियो में। इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, इस चीज पे ही है आज का क्वेश्चन। और ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स है, राइट? मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं, पर अगर आपको इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसको पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर उसको समझते हैं, उसकी स्ट्रक्चरिंग करते हैं, एंड फिर लास्ट में मैं आपको उसका कंटेंट दे दूंगा कि क्या आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। क्योंकि ये दोनों टर्म्स बहुत ही सिमिलर हैं, इसलिए यूपीएससी बहुत बार इन पे क्वेश्चन पूछ चुका है एंड आगे भी इस पे क्वेश्चन पूछने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। यही तो कंफ्यूज करना चाहता है ना यूपीएससी। दैट इज वाई आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में और देखते हैं क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है। शुड बीइंग इम्पार्शियल एंड बीइंग नॉन पार्टीसनशिप be considered as indispensable qualities to make a successful civil servant? While discussing it with illustrations enlist two other major qualities as well to ensure Indian civil services remains the steel frame of India. 10 मार्कर क्वेश्चन है, आपके पास 2 पेजेस अवेलेबल हैं। फटाफट वो 2 पेज आपको विजुअलाइज हो जाने चाहिए। कैसे होंगे वो 2 पेज? इस तरह के होंगे, 2 A4 शीट। और आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको कंपोनेंट्स में तोड़ने के बाद ये विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि कौन सी वाली हेडिंग कहाँ पे आएगी, राइट? सो अब देखते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, क्या है क्वेश्चन में वो हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या हेडिंग बनेगी हमारी। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोल रहा है कि शुड बीइंग इम्पार्शियल एंड नॉन पार्टीसन बी कंसीडर्ड एज इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज टू मेक अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट। वो ये बोल रहा है कि क्या इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीसनशिप ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी क्वालिटीज हैं जो एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बनाएगी। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं या नहीं है। अब ऑब्वियस है, क्वेश्चन पूछा है तो इंपॉर्टेंट तो हो गई। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या बताना है कि इसका इंपॉर्टेंस है क्या, राइट? समझ में आ रहा है आपको? हमें ये बताना है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलता है वाइल डिस्कसिंग, आप डिस्कस करिए। बोल ही रहा है क्वेश्चन कि आप इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करिए विद इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर इलस्ट्रेशंस? दे आर एग्जांपल्स। क्या होते हैं इलस्ट्रेशंस? एग्जांपल्स होते हैं, है ना? आपको एग्जांपल्स, आपको इंसिडेंट्स, आपको केस स्टडीज देके बताना है कि कैसे इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीसनशिप दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वालिटीज हैं एक सिविल सर्वेंट में। ठीक है, दूसरी चीज जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बोल रहा है कि एनलिस्ट 2 अदर मेजर क्वालिटीज। दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का वो बोल रहा है केवल एनलिस्ट। एनलिस्ट मतलब केवल आपको नाम लिखना है। बट ठीक है, एग्जामिनर ने केवल नाम पूछा है, हम वहां पे थोड़े एग्जांपल्स भी दे देंगे कि इस क्वालिटी से रिलेटेड कोई एग्जांपल अगर आपको याद हो। जो भी हम क्वालिटी लिखेंगे बाद में वो हम आगे देखेंगे, तो हम थोड़ा सा एग्जांपल दे देंगे। सो ये है इस बार का क्वेश्चन। 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के। सबसे पहले वो इंपॉर्टेंस पूछ रहा है इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीसनशिप का एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट में, एंड सेकेंड वो बोल रहा है कि और 2 क्वालिटीज क्या हो सकती हैं। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, उसको हमने समझ लिया है, तो आइए अब उसकी स्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है, स्ट्रक्चर किसी भी क्वेश्चन का इस तरह से होता है। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन। तो और उसके बाद इंट्रोडक्शन किस चीज पे लिखते हैं हम लिखते हैं जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उस चीज पे इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन किस चीज पे है, क्या है उसका की वर्ड, राइट? तो यहाँ पे 2 चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है इम्पार्शियलिटी और दूसरा बताइए क्या है? दूसरा है नॉन पार्टीसनशिप, राइट? यही दोनों चीजें हैं। तो हम ऑब्वियस सी बात है कि इंट्रोडक्शन इस चीज पे ही लिख देंगे, इन दोनों को डिफाइन कर देंगे। क्या डेफिनेशन होगी वो आगे देखते हैं। इन दोनों को डिफाइन कर देंगे एंड उसका एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, कोई भी एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। और इसको अगर आप डिफाइन कुछ इस तरह से करिए जिससे इसके बीच का डिफरेंस समझ में आए तो मजा ही आ जाएगा। तो आप एक ही एग्जाम्पल में अगर आप इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीसनशिप दोनों दिखा पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अच्छा, सेकेंड कंपोनेंट जो होता है किसी भी स्ट्रक्चर आंसर का वो होता है बॉडी। बॉडी में क्या होती हैं? हेडिंग्स।
हेडिंग्स देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। हेडिंग्स कहाँ से आती हैं? डायरेक्टली क्वेश्चन से आती हैं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम उनको ही हेडिंग बना देते हैं। तो देखते हैं कि हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या होने वाली है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि पहला चीज जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप का इंपॉर्टेंस। इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज हैं कि नहीं। तो एग्जैक्टली आप हेडिंग वैसे ही लिखना जैसे कि क्वेश्चन में टर्म्स यूज किए हैं। तो हम हेडिंग नंबर 1 क्या लिखेंगे? इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ, अब इसको आप अलग अलग कर सकते हो, ऑफ इम्पार्शियलिटी, ठीक है। और हेडिंग नंबर 2 हम लिख सकते हैं अगेन इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ नॉन पार्टिसनशिप, राइट। और इसको हम डालेंगे, इन दोनों हेडिंग्स को हम डाल देंगे बॉक्स के अंदर। अगर यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, सपोज ये क्वेश्चन एकदम लास्ट में आप लिख रहे हो, टाइम का आपके पास कंस्ट्रेंट है, ठीक है, तो आप वैसे तो इन दोनों को अलग अलग लिखना चाहिए, लेकिन तब आप एक ही हेडिंग के अंदर इन दोनों को अलग अलग डिफाइन, इन दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। ये एक बस टाइम कंस्ट्रेंट में बात कर रहा हूं मैं, अदरवाइज आपको इन दोनों को अलग लिखना है क्योंकि ये दोनों एक बहुत ही डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बॉडी। अच्छा, बॉडी डिस्कस कर लिया। अब हम तीसरी हेडिंग पे आ जाते हैं। और क्या पूछा है क्वेश्चन में? तीसरा जो क्वेश्चन ने पूछा है वो है कि एनलिस्ट टू अदर क्वालिटीज, दो और क्वालिटीज पूछा है क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी हेडिंग आ जाएगी, टू अदर क्वालिटीज फॉर अ सिविल सर्वेंट। बस काम खत्म। ये हेडिंग हो गई हमारी। 3 हेडिंग बेसिकली इस क्वेश्चन में आनी चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास 2 पेजेस है, कैसे आप उसमें वो 3 हेडिंग लाएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, फिर एक हेडिंग नंबर 1 जो कि इंपॉर्टेंट हेडिंग है तो वो हम यहाँ लिख देंगे, फिर एक हेडिंग नंबर 2 जो कि अगेन इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो हम यहाँ लिख देंगे, एंड लास्ट में क्योंकि ये हेडिंग नंबर 3 में कोई कंटेंट नहीं है, केवल वो एनलिस्ट करने को बोला है, तो छोटी सी हेडिंग बनेगी और यहाँ लिख देंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं प्री कंक्लूजन। प्री कंक्लूजन में कुछ हमें वैल्यू एडिशन करना होता है, जैसा कि हर बार मैंने आपको बताया है। तो वैल्यू एडिशन किस तरह से कर सकते हैं? अब यहां पे सिंपल है वैल्यू एडिशन कि आप लिख सकते हो कि वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब वे फॉरवर्ड एज इन हाउ टू डेवलप दीज क्वालिटीज, हाउ टू डेवलप दीज क्वालिटीज। जो ऊपर क्वालिटीज हमने डिस्कस की हैं, कौन सी क्वालिटीज हैं? इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप, ठीक है। तो इन क्वालिटीज को हम कैसे डेवलप करें, वो चीज आप वे फॉरवर्ड में थोड़ा सा डायग्राम बना के, कैसे करोगे आप इस चीज को? डायग्राम बना के डिस्कस कर दोगे, दैट्स इट। तो डायग्राम बना के हमने प्री कंक्लूजन कर दिया। वैसे इसकी स्पेस बचेगी नहीं, क्योंकि जैसा कि आप इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 पेजेस विजुअलाइज करना। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि आपकी हेडिंग 2 यहाँ पे आ गई, हेडिंग 3 में यहाँ आ गया, आपके पास स्पेस बच नहीं रहा है, तो डायरेक्टली आप कंक्लूजन ही लिखोगे। लेकिन अगर इन केस आप कर सकते हो तो डायग्राम यहाँ पे आप मेंशन कर देना फॉर वे फॉरवर्ड, या फिर आप कंक्लूजन में भी थोड़े बहुत पॉइंट्स वे फॉरवर्ड के डाल के ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरिंग। लास्ट में हमें कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन किस चीज पे लिखना है? अगेन इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप पे ही कंक्लूजन लिखेंगे हम, एंड ये लिखेंगे कि कैसा क्या इनका इंपॉर्टेंस है और कैसे इनको इनको पाने के बाद, लाइक इनको डेवलप करने के बाद क्या बेनिफिट हो जाएगा, है ना। गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा, एंड एज अ सिविल सर्वेंट को क्या बेनिफिट होगा, एंड लोगों को क्या बेनिफिट होगा। तो बस इस तरह से एक ब्रॉड कंक्लूजन हम लिख देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द स्ट्रक्चरिंग पार्ट। स्ट्रक्चरिंग समझ में आ गई है, कौन सी हेडिंग होने वाली है, इंट्रोडक्शन किस चीज पे लिखना है, कंक्लूजन किस चीज पे लिखना है, ये चीज हो गई हमारी। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन किस चीज पे होगा? जैसे कि हमने पहले बताया है, आपको डिफाइन करना है इन दोनों टर्म्स को, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप। तो देखने में, सुनने में ये टर्म्स काफी सिमिलर लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनमें डिफरेंस है। इम्पार्शियलिटी ये बोलता है कि आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी इंसान के प्रति, पर्सन या ग्रुप या सिचुएशन, राइट, किसी भी चीज के प्रति आप इम्पार्शियल हैं, आप फेयर हैं, आप अनबायस्ड हैं, मतलब आप किसी का साइड नहीं ले रहे। बस ये एक थोड़ा सा जनरल टर्म है, ये एक ब्रॉड टर्म है।
राइट? ये कुछ भी हो सकता है, इम्पार्शियलिटी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी भी हो सकता है ना? ये एक जनरल टर्म है, थोड़ा बड़ा टर्म है इम्पार्शियलिटी, है ना? तो आप मतलब बेसिकली किसी का साइड नहीं ले रहे हो, हर एक इंसान को आप इक्वली ट्रीट कर रहे हो, ओके? इक्वली ट्रीट कर रहे हो। जैसे कि अगर हम देखें एक जज है सपोज़, ठीक है? एक जज है, तो आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, एक जज है सपोज़, उसको जजमेंट देना है। अब अगर वहाँ पे जो इंसान है वो उसकी कम्युनिटी का है, उसी के खुद के कम्युनिटी का है, तो वो इसके फ़ेवर में अगर जजमेंट देता है, तो वो इम्पार्शियल नहीं है। अगर वो अपने प्रॉपर जो जुडिशियल प्रोसेस होता है, उसको फ़ॉलो करके जजमेंट देता है, तो वो इम्पार्शियल है। या फिर अगर कोई ऐसा अगर जज है उस वो किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर इश्यू पे जजमेंट दे रहा है, लेट्स से सबरीमाला पे जजमेंट दे रहा है, ठीक है? और वो जज उसी जगह का है। सपोज़ वो केरला का ही है एंड ही बिलीव्स अ लॉट इन दीज़ थिंग्स, तो अगर वो इसके सपोर्ट में जजमेंट दे दे जस्ट फॉर हिज कम्युनिटी, तो वो इम्पार्शियल जज नहीं है, राइट? लेकिन अगर वो प्रॉपर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए अगर जजमेंट देता है, तो वो एक इम्पार्शियल जज है। सो दैट्स हाउ यू कैन लाइक गिव एग्जांपल्स इन द इंट्रोडक्शन, ठीक है? एक और उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले नॉन पार्टिसनशिप, और फिर एक ऐसा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें दोनों एक साथ आ रहे होंगे। तो नॉन पार्टिसनशिप का मतलब क्या है? ये थोड़ा सा पॉलिटिकल कोनोटेशन में यूज किया जाता है। पार्टिसनशिप, यहाँ पे वर्ड क्या है? पार्टी। तो कोई भी ग्रुप, है ना, कोई भी ग्रुप अगर आप उसका साइड नहीं ले रहे हो, आपको उसका साइड नहीं लेना है, राइट? एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का साइड नहीं लेना है, एक पार्टी का साइड नहीं लेना है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का साइड नहीं लेना है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो आप नॉन पार्टीसन हो, ठीक है? ये एक मेजर डिफरेंस है, ये थोड़ा सा ब्रॉड है जो इम्पार्शियलिटी है, और नॉन पार्टीसनशिप हल्का सा पॉलिटिकल डायमेंशन में चला जाता है या फिर पार्टी बेस्ड डायमेंशन में चला जाता है, ठीक है? इम्पार्शियलिटी इम्पार्शियलिटी आपके खुद के एटीट्यूड की तरफ भी हो सकती है कि भाई ठीक है, मेरा जैसा भी एटीट्यूड है, आई विल बी इम्पार्शियल इन पब्लिक डोमेन। मेरे जैसे भी बिलीव्स हैं, आपके बिलीव्स की तरफ भी हो सकती है, मेरे जैसे भी बिलीव्स हैं, आई विल बी इम्पार्शियल टुवर्ड्स अदर पीपल। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जब तो अगर आप अपने खुद के एटीट्यूड, खुद के बिलीफ, वैल्यू, मॉरल्स का फर्क नहीं पड़ने दे रहे आउटसाइड सिचुएशन में, तो आप इम्पार्शियल हो। दैट्स इट, ठीक है? तो ये वाली चीज हो गई। तो अब इम्पार्शियलिटी में भी अगेन आप कोई ना कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप सपोज अशोक खेमका का एग्जाम्पल ले सकते हो कि उनको वो कभी भी किसी पार्टी का साइड नहीं लेते हैं, है ना? इस तरह के एग्जाम्पल ले सकते हो। टीएन सेशन का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, या फिर आप यहाँ पे विनोद राय का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। किस तरह से उन्होंने पार्टी से बायस हुए बिना अपना काम किया, ठीक है? इन सब का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे कि बॉडी, व्हाट इज बॉडी में क्या लिखना है? तो सबसे पहले आएगी इसकी हेडिंग नंबर 1। क्या होगी हेडिंग नंबर 1? क्या है कि व्हाट इंडिस्पेंसिबिलिटी हमने लिखा था ना, तो एग्जैक्टली आप वैसा ही लिखना जैसा कि जैसा कि उसमें क्वेश्चन में दे रखा है, इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ इम्पार्शियलिटी। सबसे पहली हेडिंग ये हो जाएगी, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी क्या है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे एंड उसके कुछ एग्जांपल्स दे देंगे, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमेशा पॉइंट का स्ट्रक्चर ऐसा रखिए। KW मतलब कीवर्ड, जो भी कीवर्ड है या की फेज है जो उस पॉइंट का मेन क्रक्स है, उसको पहले रखिए, कीवर्ड, फिर उसमें स्टेटमेंट, ठीक है? एंड फिर उसमें एग्जांपल्स, ठीक है? यही आपका स्ट्रक्चर होगा पॉइंट का, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू राइट। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। तो सबसे पहले अगर आप इम्पार्शियल हैं, तो आप खुद सोचो, लोगों के बीच में आपकी रेस्पेक्ट तो बहुत होने वाली है ना? तो जैसे अगर कोई एक डीएम है, कोई एसपी है, अगर वो इम्पार्शियल होता है, तो वो लोगों से रिस्पेक्ट तो पाएगा और उनका साथ भी मिलेगा, है ना? कोई भी क्राइसिस सिचुएशन है, अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन होती है, तो हमें लोगों का साथ मिल जाएगा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, राइट? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ बीइंग इम्पार्शियल, ठीक है? जो सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं वो ये हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव पैरामीटर पे होगा। डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव पैरामीटर पे होगा। अगर वो इम्पार्शियल है तो वो एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स चूज करेगा और उस पर डिसीजन लेगा। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल टीएन सेशन का ले सकते हैं। तो उन्होंने हमेशा अपने इलेक्शन कमीशन को इम्प्रूव करने के लिए ऑब्जेक्टिव पैरामीटर एंड विदाउट बीइंग पार्शियल डिसीजन लिए, एंड दैट इज व्हाई इलेक्शन कमीशन कितना ग्रो कर चुका है। आज जो इलेक्शन कमीशन है वो इनकी बदौलत ही है,
है ना? तो आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो। एक और चीज़ जो इम्पार्शियलिटी करेगा वो है क्रिएटिविटी। अब बताइए क्रिएटिविटी कैसे क्रिएटिविटी आएगी बिकॉज़ ऑफ बीइंग इम्पार्शियल? देखिए, अगर आप इम्पार्शियल रहेंगे तो आप लोगों की बातों को और गहरी तरीके से सुनेंगे, आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, है ना? यू विल बी ओपन टू थिंग्स। तो जब आप ओपन होते हैं, जब आप बायस्ड नहीं होते हैं, तो आप बहुत सारे आइडियाज़ को अट्रैक्ट करोगे एंड दैट इज़ हाउ यू कैन बी क्रिएटिव, राइट? जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे आर्मस्ट्रांग पामे का। उन्होंने क्रिएटिवली फाइनेंसेस निकाला एक रोड बनाने के लिए, किस तरह से हमें पैसे जुगाड़ने पड़ेंगे, वो उन्होंने कितना क्रिएटिवली किया। उन्होंने गवर्नमेंट का पैसा यूज़ नहीं किया एंड मोर देन 100 किलोमीटर्स की रोड उन्होंने बना दी, है ना? तो ये होता है तरीका जब आप इम्पार्शियल रहते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ जो मतलब जो चौथी चीज़ है हम डिस्कस कर सकते हैं वो है ट्रस्ट अमंग द पीपल। जो भी इम्पार्शियल ऑफिसर होगा आप देखोगे कि वो हमेशा लोगों के बीच मतलब उनका विश्वास ज़्यादा रहता है। लोग उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ज़्यादा उनको फ़ॉलो करते हैं, ज़्यादा उनको लाइक करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इम्पार्शियल होने का। जैसे कि यहाँ आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो एसआर शंकरन सर का। वो एक आईएएस ऑफिसर थे, राइट? और ही वाज़ नोन एज़ पुअर मैन्स कलेक्टर। पुअर मैन्स कलेक्टर, क्योंकि लोग उन पे बहुत विश्वास करते थे, वो हमेशा इम्पार्शियल रहते थे एंड लोगों के लिए करते रहते थे। पॉवर्टी एलिवेशन, हंगर एलिवेशन, बॉन्डेड लेबर के एबॉलिशन पे बहुत सारा काम उन्होंने किया है। तो आप इनका एग्जाम्पल लिख सकते हो। एक और चीज़ जो हो जाती है, वो हो जाती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इम्पार्शियल रहने मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस आपको लाने के लिए आपको इम्पार्शियल रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप दूसरों के इमोशंस को बेहतर समझ रहे हो, राइट? और अगर आप दूसरों के इमोशंस को बेहतर समझ रहे हो, तो ये कब हो सकता है? जब आप इम्पार्शियल हो, जब आप अपने इमोशंस का फ़र्क नहीं पड़ने दे रहे दूसरों के ऊपर, है ना? मतलब आप अपने इमोशंस को अपनी जगह रख रहे हो और दूसरों के इमोशंस को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हो। तभी आप इमोशनली इंटेलिजेंट होगे एंड ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, राइट? अगर नहीं होगा तो फिर राइट्स होंगे, वायलेंस होगा एंड पीपल विल नॉट एक्सेप्ट, वो आपके डिसीजंस को मानेंगे नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी। दैट इज़ व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? उसके बाद फिर आपका एप्टीट्यूड भी बढ़ेगा। अगर आप इम्पार्शियल हैं तो आपका एप्टीट्यूड भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा एप्टीट्यूड? क्योंकि अगर आप इम्पार्शियल हैं तो आप और लोगों के आइडियाज़ को और लोगों के बिलीव्स को और लोगों की सिचुएशंस को बेहतर समझेंगे, बेहतर एक्सेप्ट करेंगे एंड इस वजह से आप ज़्यादा बेहतर आइडियाज़, ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशंस निकाल पाएँगे। ठीक है? तो एप्टीट्यूड के बाद चलिए हम डिस्कस करते हैं अब अपने नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि है नॉन पार्टिसनशिप का। तो नॉन पार्टिसनशिप पे अगेन हमारी हेडिंग नंबर 2 क्या हो जाएगी कि व्हाट इज द इंडिस्पेंसिबिलिटी, राइट? इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ नॉन पार्टिसनशिप, ठीक है? तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉन पार्टिसनशिप का क्या इंपॉर्टेंस है? जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है वो है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। ये आपको लाने में हेल्प करता है एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्यूरोक्रेसी एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, राइट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी के लिए। सो नॉन पार्टिसनशिप हेल्प करेगा आपको पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी में। फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, इनफैक्ट मतलब अगर आप नॉन पार्टिसनशिप फॉलो करते हो तो आप एक फेयर इंसान कहलाओगे, एक फेयर ऑफिसर कहलाओगे एंड जो आपकी क्वालिटी है इम्पार्शियलिटी की वो भी और इम्प्रूव करेगी, राइट? तो नॉन पार्टिसनशिप का ये बहुत बड़ा यूज है। अगर हम आगे देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप जब आप ब्यूरोक्रेसी में जाओगे, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाओगे, तो बिना फियर के डिसीजन लेना अगर आपको लेना है तो आपको नॉन पार्टिसनशिप फॉलो करना ही पड़ेगा। बिना फियर एंड फेवरेटिज्म अगर आपको डिसीजन लेना है, अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो आपको नॉन पार्टिसनशिप फॉलो करना ही पड़ेगा। सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ नॉन पार्टिसनशिप। यहाँ पे आप जैसे एग्जांपल ले सकते हो एक कि जो आरओ होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो वो बहुत ही ज्यादा नॉन पार्टिसनशिप होना चाहिए, राइट?
क्योंकि अगर वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, उनको फेवर करता है, तो कई बार इलेक्शन में करप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इसलिए इस तरह के ऑफिसर्स को इलेक्शन कमीशन भी बहुत सोच समझ के रखता है, उनकी प्रॉपर हिस्ट्री निकालता है, उनका पूरा फील्ड वर्क देखता है कि कैसे-कैसे इन्होंने काम किया है एंड क्या ये इंसान एक नॉन पार्टिसन इंसान है, एक ऑफिसर है या नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे देख लें, तो एक बहुत ही क्लियर इमेज बना सकते हो आप अपनी, अगर आप नॉन पार्टीसन फॉलो करते हो। एक क्लियर इमेज, जैसे कि हम अगर एग्ज़ाम्पल लें विनोद राय सर का, तो उन्होंने क्या किया, मतलब बिना किसी पार्टी बायस के उन्होंने अपना काम किया एज़ अ कैग में, और फिर आपको पता ही है रिजल्ट्स कि 2G एंड 3G स्कैम्स बाहर आए एंड इट वाज़ अ ग्रेट आई ओपनर कि कैसे करप्शन गवर्नमेंट में हो सकता है। एक और चीज़ जो है जो जिसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो वो है ट्रस्ट अमंग द पॉलिटिशियंस। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, कि ट्रस्ट अमंग द पॉलिटिशियंस। क्योंकि अगर आप पॉलिटिशियंस के अंदर ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो जो रिलेशन है बिटवीन ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, वो अफेक्ट करने लगेगा एंड दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर गवर्नेंस। बिना परमानेंट एंड टेम्पररी एग्जीक्यूटिव के गवर्नेंस, उनके रिलेशन के बिना, बिना उनके कोऑर्डिनेशन के बिना गवर्नेंस चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये ट्रस्ट डेवलप करना ही पड़ेगा आपको, उनसे दूरी भी मेंटेन करनी है और उनके साथ ट्रस्ट भी मेंटेन करना है। सो दैट इज अ बैलेंस दैट यू हैव टू फाइंड, कि कितना आप दूर रहें एंड कितना आप उनसे कोऑर्डिनेट भी कर पाएं। ठीक है। एक और चीज जो नॉन पार्टिसिपेशनशिप करेगा वो है स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। तो आप देखो कि डेमोक्रेसी में क्या रिक्वायर्ड है। डेमोक्रेसी में रिक्वायर्ड है कि लोगों की आवाज प्रॉपर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां तक पहुंचे, या फिर लोगों की आवाज को सुना जाए, है ना। वो कब हो सकता है, जब एज अ ब्यूरोक्रेट आप जब ग्राउंड पे काम कर रहे हो, तो आप बिना किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के, है ना, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, जो भी इंसान गवर्नमेंट स्कीम्स या उसके हकदार हैं, उनको आप, उनकी प्रॉपर बातें आप सुन रहे हो, तभी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो स्ट्रेंथन हो पाएगा। तो आप ये चीज एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे भी आप TN सेशन सर का एग्जांपल ले सकते हो, अगर आपने पहले नहीं लिखा हो। क्योंकि उन्होंने जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो इलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, एंड उन्होंने इसको स्ट्रेंथन किया। व्हाई? बिकॉज ही वाज अ नॉन पार्टीसन ब्यूरोक्रेट। ठीक है। इसके बाद फिर आप वही देख सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑनेस्टी, ये सारी चीजें प्रमोट होती हैं ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नेंस में, इफ यू बिकम नॉन पार्टिसनशिप। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं नॉन पार्टीसन के अंदर। आगे जो हमारी थर्ड रीडिंग है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या थी थर्ड रीडिंग? बहुत ही छोटी सी है, 2 अदर मेजर वैल्यूज। तो यहाँ पे आप कोई भी क्वालिटी या फिर वैल्यू लिख सकते हो जो आपको लगता है कि एक ब्यूरोक्रेट में होना जरूरी है। यहाँ पे मैं एरिस्टोटल का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो एरिस्टोटल ने कहा था कि देर आर 4 क्रूशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज या फिर ब्यूरोक्रेटिक वैल्यूज, जिसमें पहली है प्रूडेंस। राइट? प्रूडेंस मतलब कि आप किस तरह से दिमाग लगा के एंड चीजों को समझ के काम करते हो। तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो, अनिल स्वरूप सर की जो बुक है, आप वो भी पढ़ सकते हो, एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट। ठीक है। तो वो आप पढ़ सकते हो, और उनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कैसे अनिल स्वरूप सर ने चीजों को हैंडल किया था, कैसे कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज को हैंडल किया था, और ये इनके बुक से आप एग्जांपल निकाल सकते हैं। तो दूसरी जो वैल्यू है अरिस्टोटल बोलते हैं, दैट इज पेशेंस। एक ब्यूरोक्रेट में, एक एडमिनिस्ट्रेटर में पेशेंस होना चाहिए। ठीक है। तीसरी जो वैल्यू है या फिर क्वालिटी है वो है टेम्परेंस। अगेन आप यहाँ पे सगायाम का एग्जाम्पल दे सकते हो, जो IAS ऑफिसर है। इन्होंने पूरा अपना इनकम डिस्क्लोजर करा है, और मतलब विच शोज कि करप्शन से कितना दूर है ये। राइट? तो उन्होंने पूरी इनकम आपने डिक्लेयर कर दी कि भाई ये है मेरी इनकम, मेरी फैमिली की इनकम, सब कुछ, एंड देन ही इज फ्री। Then he's free of any political pressure. Then he's free of any, desires of making money, corruption, everything in the administration. तो ये वाली चीज हो जाएगी। फिर जो चौथी चीज है वो होती है फोर्टिट्यूड। तो फोर्टिट्यूड होता है करेजियसली डिसीजन लेना एंड उस पर स्टैंड करना।
ठीक है? तो यहाँ पे आप कोई भी सिविल सर्वेंट का एग्जांपल ले सकते हो, इवन जो हमारे सोल्जर्स हैं उनका एग्जांपल ले सकते हो। विक्रम बत्रा आपने आई थिंक मूवी देखी होगी शहंशाह, उसके ऊपर उनके ऊपर मूवी है, तो आप उनका एग्जांपल भी ले सकते हो। कहीं न कहीं फॉर्टिट्यूड तो बहुत तगड़े तरीके से उन्होंने शो किया था। तो इनमें से कोई भी 2 वैल्यूज़ लिख के आप उसका एग्जांपल लिख के इसको आंसर को एटलीस्ट बॉडी को आप खत्म कर सकते हो। फिर कुछ नहीं बचता है प्री कंक्लूजन, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि आपको हल्की सी वैल्यूएशन करनी है। स्पेस शायद ना बचे, लेकिन आप यहाँ पे एक वे फॉरवर्ड लिख सकते हो या फिर मेजर्स लिख सकते हो कि कैसे हम डेवलप कर सकते हैं ये सारी वैल्यूज, ये सारे इम्पार्शियलिटी और टेम्परेंस, इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीसन वाली चीजें। तो उसमें सबसे पहले क्या लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में कि भाई रूल्स हमें बनाने पड़ेंगे, तभी इंसान इम्पार्शियल बन पाएगा, क्योंकि वो रूल्स साइट कर सकता है ना कि ये रूल्स है एंड इसके बेसिस में मैंने डिसीजन लिया है एंड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग वैसी होनी चाहिए, राइट? उनकी ट्रेनिंग वैसी होनी चाहिए कि उनको फियरलेसली डिसीजन लेना सिखाया जाए एंड उनको वो चीज करनी आनी चाहिए। फिर उसके बाद है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैंडल करना बहुत जरूरी है टू रिमेन इम्पार्शियल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इम्पार्शियलिटी में यही होता है कि देयर इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन पर्सनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट, प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये ब्यूरोक्रेट बहुत बार फेस करते हैं एंड यू नीड प्रोसीजर्स, यू नीड कोड ऑफ कंडक्ट्स, कोड ऑफ एथिक टू टैकल दिस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे जो प्रोसेस होने चाहिए उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हायरार्की में किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किस चीज के लिए अकाउंटेबल है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एंड लास्ट में एक रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड रिव्यू का सिस्टम होना चाहिए जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो, जो कि बहुत ही ऑब्जेक्टिव हो, राइट? जिससे हम एक्चुअल में एक इंसेंटिव मैकेनिज्म क्रिएट कर पाए, सो दैट इफ यू परफॉर्म वेल यू विल बी इंसेंटिवाइज्ड। तो इस तरह की चीज हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि चैलेंजेस यही होता है, पर्सनल बिलीव्स के चैलेंजेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, राइट? तो इन चैलेंजेस के बीच हमें मेंटेन करनी है अपनी इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप की जो क्वालिटी है वो हमें इन चैलेंजेस के बीच ही मेंटेन करनी है। बस इसके बाद फिर आप लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे कि कैसे, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कैसे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप, एंड कैसे अगर हम इसको डेवलप कर पाते हैं तो it will be beneficial for the people, for the government and also for the bureaucrat himself, राइट? ब्यूरोक्रेट के लिए भी फायदेमंद होगा, सभी के लिए, पूरे नेशन के लिए फायदेमंद होगा। तो इस तरह से आप करके इसको लिख सकते हो, एक जेन्युइन पब्लिक सर्विस डिलीवरी कर सकते हो, डेडिकेशन टुवर्ड्स दी पब्लिक सर्विस डिलीवरी, डेडिकेशन टुवर्ड्स दी सर्विस, डेडिकेशन टुवर्ड्स द पीपल, ये सारी बातें आप इस वाले में लिख सकते हो। एंड लास्ट में आप चाहो तो एग्जांपल दे सकते हो, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो आप लिख सकते हो कि कैसे गवर्नेंस इंप्रूव होगा, है ना, कैसे प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस आएगी, कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैंडल हो जाएगा अगर हम ये दोनों वैल्यूज अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं तो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, इसकी क्या कंटेंट हो सकता है, कैसे एग्जाम्पल्स की जरूरत है आपको बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखिए एथिक्स में अगर आप रियलाइज कर रहे होंगे तो आपको ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कभी भी आपको न्यूज़पेपर में कोई भी ऐसी केस स्टडी मिले तो उसको नोट डाउन करिए, उसके नोट्स बनाइए एंड उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एथिक्स में आपको एग्जाम्पल्स लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आई थिंक ये वाले वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एंजॉइंग, बी अ एथिकल पर्सन एंड दैट्स हाउ यू कैन एस द एग्जामिनेशन ऑफ एथिक्स। थैंक यू गाइस।